जरा सोचो, अगर कल सुबह तुम उठते हो और पता चलता है कि किसी पावरफुल कंट्री ने तुम्हारी देश के प्रेसिडेंट को रात के अंधेरे में उठा कर ले गया। कोई कोर्ट नहीं, कोई ट्रायल नहीं, सिर्फ मिसाइल्स, कमांडोज और एक प्रेसिडेंट किडनैप। ये कोई मूवी नहीं है। ये 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के साथ हुआ। 3 जनवरी की सुबह कराकास की नींद धमाकों से टूटी। शहर के ऊपर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, मिलिट्री बेसिस पर ब्लास्ट और कुछ ही घंटों में न्यूज आई यूएस ने वेनेजुएला पर लार्ज स्केल स्ट्राइक किया है। कराकास की एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में घुसे। वहाँ से वेनेजुएला की सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को उठा कर ले गए। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया, मादुरो एंड हिज वाइफ हैव बीन कैप्चर्ड एंड फ्लो आउट द कंट्री। अमेरिका ने एक और देश की लीडर को अपनी मर्जी से उठा लिया। अभी एक बात समझ लो, मादुरो कोई साधु नहीं था। उनके रोल में वेनेजुएला की इकोनॉमी टूट गई। हाइपर इन्फ्लेशन, उनकी देश में लोगों को खाना तक मुश्किल से मिल रहा था। यूएस पहले से उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग की चार्जेस लगा चुका था। न्यूयॉर्क कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी फाइल था और सालों से वाशिंगटन ओपनली कह रहा था कि मादुरो एक इनलेजिटिमेट डिक्टेटर है। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी भी देश का प्रेसिडेंट क्रिमिनल हो सकता है? हाँ। क्या उसको जेल जाना चाहिए अगर वो गलत है? बिल्कुल जाना चाहिए। पर क्या इसका मतलब यह है कि एक फॉरेन आर्मी रात को आकर तुम्हारी प्रेसिडेंट को उठा कर ले जाए बिना तुम्हारी पार्लियामेंट, तुम्हारी लोगो, तुम्हारी लॉ के बिना? इस ऑपरेशन के बाद दुनिया स्प्लिट हो गई। रशिया, चाइना, ईरान जैसे देश इसको एग्रेशन और इम्पेरियलिस्ट अटैक बोल रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और कराकास की सरकार इसे खुलेआम किडनैपिंग कह रही है। लेकिन दूसरी साइड पर एक बड़ा हिस्सा डरा हुआ है। आज प्रेसिडेंट गया, कल हमारा किया। यह पहली बार नहीं है। 1989 में यूएस ने पनामा की डिक्टेटर मैनुएल नोरिगा को भी ऐसे ही मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ा था। लेकिन उस वक्त भी सवाल यही था, वर्ल्ड का पुलिसमैन कौन बनेगा? और अगर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बॉम्ब है तो फिर यूएन इंटरनेशनल लॉ सॉवरेनिटी का क्या मतलब? ट्रम्प की सपोर्टर्स इसको जस्टिस बोल रहे हैं। उनकी नजर में एक डिक्टेटर गिरा और अमेरिका ने दुनिया को सेफ बना दिया। पर जरा उल्टा सोचो, अगर आज यूएस वेनेजुएला की प्रेसिडेंट को नार्को टेररिस्ट बोलकर उठा सकता है तो कल कोई और सुपर पावर किसी छोटे एशियन, अफ्रीकन या मिडिल ईस्टर्न देश की लीडर को टेरर सपोर्ट, ह्यूमन राइट्स वायलेटर कहकर उठा लेगा। आज टारगेट मादुरो है, कल हो सकता है कोई ऐसा लीडर हो जिसे तुमने बूट दिया है। आज मिसाइल ट्रकर्स पर गिरे, कल किसी और कैपिटल पर गिर सकता है। जब एक सिटिंग प्रेसिडेंट सेफ नहीं है तो फिर एक नॉर्मल सिटीजन की क्या औकात? इंटरनेशनल रूल्स टूटने का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम लोगों ही उठाते हैं। इंटरनेशनल लॉ का सिंपल रूल है, हर देश खुद का मालिक है, उसकी इलाका, उसका लीडर, उसका सिस्टम सिर्फ उस देश की लोगों और इंटरनेशनल कोर्ट्स की थ्रू डिसाइड होंगे, ना कि किसी एक सुपर पावर की मुठ से। अगर एक कंट्री अपने आप को जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनाने लगी तो दुनिया फिर से जंगल लॉ में चली जाएगी, जहाँ जिसका मिसाइल बड़ा उसका इंसाफ सही। मादुरो ने अपने लोगों के साथ गलत किया हो सकता है, लेकिन ट्रम्प का ये स्टेप भी एक ऐसा सिग्नल है कि पावर के पास अगर गन हो तो वो लॉ को साइड में रखकर कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये सिर्फ वेनेजुएला वर्सेस अमेरिका की कहानी नहीं है, ये हर छोटे देश, हर बूटर और हर आम इंसान की फ्यूचर की कहानी है। अगर यूएस डिक्टेटर के इतना खिलाफ है तो नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है क्या? क्या इससे अमेरिका की फटती है? अगर तुम्हें लगता है कि प्रेसिडेंट हो या पान वाला हर किसी पर ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो, लॉ बड़ा है क्या पावर से? और बताओ तुम्हारी हिसाब से आज असली क्रिमिनल कौन है, मादुरो, ट्रम्प या सिस्टम?